नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले साथी, यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक बहुत ही अच्छे ढंग से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। साथ में आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का पूरा बुक कंप्लीट करवाया गया है, तो आप लोग उसको भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट घोषणा आज करना था साथी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगातार कमेंट आ रहा था उन सभी का कि यह बुक जो रंजीत आईएएस सर का है, यह आप सभी को मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। तो जिन साथी को मार्केट में यह बुक नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास करने का कोशिश किए हैं। आप सभी इस चैनल के जो ज्वाइन बटन है साथी, उस ज्वाइन बटन पे आप लोग 89 रुपीज़ का एक ज्वाइन बटन है जो कि आप इसको कर सकते हैं साथी। और आपको व्हाट्सएप पे यह पीडीएफ पूरा कंप्लीट बुक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आपको किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का और यह रंजीत आईएएस सर का तीनों बुक चाहिए कंप्लीट, साथ में मैथ रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप साथी 299 का कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप कर यह परचेस कर आप हमारे एक डिस्प्ले पे नंबर आएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आपको सारा बुक कंप्लीट पूरा डिटेल में पीडीएफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें साथी क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को मार्केट में मिल जाए। अगर ना मिले तो आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाते चलिएंगे ताकि आपका तैयारी कैसा है यह भी आपको पता चलते रहे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहता है किराता जोड़न्यतम पुस्तक किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किराता जोड़न्यतम जो पुस्तक है साथी, यह किसने लिखी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होना चाहिए। बात की जाए इसके आंसर के बारे में तो हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, भारवी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा साथी, किराता जो पुस्तक है, यह प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में से एक है और इसके जो उत्कृष्ट काव्य रचना मानी जाती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके रचनाकार की अगर हम बात करें तो यह महाकवि भारवी के, जिनका समय 6ठी शताब्दी में माना जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक की रचना कब की गई थी, तो याद रखेंगे साथी इसका इतिहास में आपका 6ठी शताब्दी के आसपास की रचना माना जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व, जिसका मतलब पहचान होता है, क्या है। जल्दी से बता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथी कि यहाँ जो द्रविड़ शैली की बात की जा रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में लगातार यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी लोग कमेंट में जल्दी से लगा दें इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका साथी आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो विमान, ठीक है। विमान इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है आप सभी को। विमान का अगर मतलब आप लोग जानना चाहें तो याद रखेंगे साथी, गर्भगृह के ऊपर एक मीनार होता है, इस प्रकार सा मीनार होता है, आप लोग देखे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, विमान कहते हैं, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। क्या वह रथ है, मटिका है, या फिर आपका गंधकुटी है, प्रसाद है। जल्दी से बता दें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका रथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, बलीपुरम स्थित एकाश्मिक शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम आपका रथ मंदिर है, यह बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो कि जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर साथी कहाँ स्थित है, जल्दी बता दीजिए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो क्या हो जाएगा आपका राजस्थान, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ हो जाएगा आपका
राजस्थान में। और यह भी याद रखेंगे कि राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित यह प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस पर्वत पर स्थित है, तो आबू पर्वत पे है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही मगध के वंशों के आपको क्रम के अनुसार सजाना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे पहले इसमें से मगध का जो राजवंश था कौन था। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी पहले आप लोग आंसर कर दीजिए, फिर हम इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जो मगध का राजवंश होता है वो कौन होता है, हर्यक वंश होता है। इसकी शासनकाल की हम बात करें साथी तो यह आपका 544 ईसा पूर्व से लेकर कितना होता है, तो 412 ईसा पूर्व के आसपास इसका होता है, जो कि प्रथम मगध का शासक था, प्रथम मगध का राजवंश था। उसके बाद आपका आता है साथी शिशुनाग वंश। ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग वंश आता है। इसका क्या रहता है साथी, तो इसका रहता है आपका 412 से लेकर 312 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद आपका नंद वंश आता है, और नंद वंश का जो शासनकाल रहता है यह आपका 344 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व के आसपास रहता है। उसके पश्चात आपका साथी मौर्य वंश आता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, क्रम को सजा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ और बात करेंगे। सबसे पहले जो हर्यक वंश के संस्थापक थे यह कौन थे, आपसे पूछ दिया जाएगा। तो याद रखेंगे साथी, यह जो हर्यक वंश के संस्थापक थे यह बिंबिसार थे, और इसका अंतिम शासक जो थे इसका नागदशक था। याद रखेंगे, हर्यक वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद शिशुनाग वंश जो है इसके संस्थापक आपका अगर बात की जाए तो शिशुनाग थे, और अंतिम इसका शासक आपका महानंदनी थे। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। फिर नंद वंश की बात की जाए तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मनम थे, और अंतिम संस्थापक जो थे साथी, अंतिम वंश जो थे इसके वह क्या थे, धनानंद थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह जो मौर्य वंश के संस्थापक थे यह कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वह कौन थे, तो बृहद्रथ थे। ठीक है, कौन थे, बृहद्रथ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रयास मेरा है कि आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दें सब चीज़, ताकि उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहता है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार इसमें जितना भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का साथी प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सीकरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। लगातार यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है साथी, तो जल्दी से आज का याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात भी करना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों को पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी जो राजधानी बनाई थी साथी, यह कौन था, तो फतेहपुर सीकरी था। आपसे पूछ दिया जाएगा कि फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा राजधानी कब बनाया गया, तो याद रखेंगे चित्तौड़ और रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बनाया गया था। यह बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज का जो प्रश्न है सच में बता रहे हैं बहुत लेवल वाला है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक विलियम स्वीडेन के द्वारा, विलियम स्वीटेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पर बात हम भी करेंगे। तो याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूर्व में विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है इसका पुराना नाम क्या था। देखिए प्रश्न यहीं से उठता है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा पाए। तो इसका पुराना जो नाम था साथी यह क्या था, तो याद रखेंगे विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। और इसका डिजाइन जो किया गया था वह कौन था साथी, तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन आपका कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, रोहतास या फिर पटना या फिर सारण या फिर गया। जल्दी बता दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए।
साथ ही यह आपका हो जाएगा गया। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए जो गया है यह झारखंड राज्य का एक प्रकार से सीमा का झांसा करता है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। गया जो है यह अब्रक का भंडार है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है आपका सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। और हमेशा आपको बोल रहे हैं हम कि साथ ही नदी तंत्र को आप लोग पढ़ लीजिए। आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो नदी तंत्र को आप लोग पढ़ लीजिए, आप सभी से विनती है। साथ ही यह आपका सोन और गंगा नदी का जो संगम है यह आप याद रखेंगे। यह किस जिले में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना जिले में। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी आपका पटना जो है यह सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। और सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सोन नदी का और अन्य नाम क्या है, साथ ही याद रखना है आप सभी को। सोन नदी का जो अन्य नाम है यह आपका सोनभद्र शिला है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका कैसा लग रहा है साथी ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा जो समझाया जा रहने का प्रयास किया जा रहा है ये भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दिया कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। साथ ही जल्दी से बता दीजिए रामसर स्थल, कल भी हम इस पे चर्चा किए थे, तो जल्दी बता दीजिए रामसर स्थल के बारे में क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। यह आपका हो जाएगा साथी कांवड़ झील। ठीक है, परसों भी हम बताए थे, तो याद रखेंगे यह क्या हो जाएगा आपका कांवड़ झील जो है साथी यह रामसर स्थल का क्या है भाग है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चलिएगा तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। बायोनी जो हिल है साथी यह बिहार के किस जिले में स्थित है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, बता दीजिए आप सभी लोग। और जो जो जिस ज़िले से आते हैं वो बिल्कुल इसका आंसर कर पाएंगे। तो आप सभी लोग साथी गया ज़िले से कौन कौन है ये पहले आप लोग बताइएगा। यह गया ज़िले में ही आता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो भी गया ज़िले से इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये खास करके पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पे उठता है साथी, कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन है। देखिए डायरेक्ट भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता था, लेकिन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो घुमाया गया है अच्छा से अच्छा विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, क्या हम बताएंगे। अभी पहले हम इसका आंसर पे बात करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, या इसका राइट आंसर होगा आपका जूट। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी, ब्रिटिश शासन के सरकार ने जो था वह ब्रिटेन के कारखानों में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश किया करता था और इसके लिए बंगाल के किसानों को जूट की खेती के लिए मजबूर करता था। यह बात आप लोग याद रखेंगे। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3-4 बात आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे प्रकार के आंसर पूछा जाएगा तो आप इसको सही कर पाएंगे। कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ कैसे भाई, याद रखेंगे। क्या वह गठबंधन आंदोलन था, इंडोनेशिया चीन संबंध था, यूएस वियतनाम युद्ध था, या फिर SSSN का गठन था। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा साथी, जल्दी से बता दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी आंसर करते चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया चीन संबंध। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ किसके किसके बीच, तो इंडोनेशिया और चीन के संबंधों के बीच। थोड़ा इसमें डिटेल में और भी चढ़ेंगे तो याद रखेंगे यह बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था यह कब हुआ था, तो ये आपका 18 से 24 अप्रैल 1995 के पास। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन महान
संगीतकार जो राज्य का शासक भी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए वह कौन महान संगीतकार थे जो कि राज्य के शासक भी वह रह चुके हैं। क्या वह त्यागराज थे, श्याम शास्त्री थे, मधुस्वामी दीक्षित थे, या फिर स्वाति निरुपतन थे। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है साथी और ऑप्शन भी दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी स्वाति निरुनल। ठीक है, निरुनल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखना है आप सभी को। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर का महाराजा स्वामी तिरुनल जो थे यह राणा वर्मा था, याद रखेंगे। और यह महान संगीतकार भी थे और एक शासक भी थे। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कहता है प्रश्न आपका कि पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश शासक ब्रिटेन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पेशवा का जो पद था यह किस पेशवा के समय में ब्रिटेन के जो सरकार थी उसके द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा भी करेंगे, पहले आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर जो होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, बाजीराव द्वितीय याद रखिएगा आप सभी लोग। अगर हम बात करें पेशवा के बारे में, सबसे पहले आप लोगों को पेशवा समझना होगा। पेशवा का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पेशवा का मतलब होता है अष्टप्रधान। ठीक है, इसका प्रमुख होते हैं क्या, और पेशवा जो होता है साथी यह पद को ब्रिटिश राज्य के द्वारा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। आप सबको पता होना चाहिए चीन के साथ चाय और चीन का जो व्यापार था यह आपको कब बताया गया था साथी, तो यह आपका था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो 1813 होगा। ठीक है, 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, तो साथी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि साथी जो 1813 का यह चार्टर अधिनियम है इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी चीन व चाय के साथ जो व्यापार था उसको क्या कर दिया, तो एकाधिकार बने रहने के दिया गया था, जिसको हम कह सकते हैं साथी यह व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है साथी महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। महासंघ का जो विचार था सर्वप्रथम प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो आज का है सारा का सारा बेस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत 1928 में प्रस्तावित किया था और इसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किया गया था। यह भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो यह नेहरू रिपोर्ट है साथी 1928 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, तो काफ़ी वहाँ पे इम्पोर्टेंट यह नेहरू रिपोर्ट करता है साथी। इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कहता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, एक क्या था, जल्दी से बता दीजिए। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था यह क्या था, क्या वह विनियम अधिनियम के नाम से जाना जाता था, श्वेत पत्र था, अध्यादेश था, या फिर एक संकल्प पत्र था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपकी के सामने है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, जल्दी बता दीजिए। साथ ही हम बात करें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में तो याद रखेंगे साथी यह एक क्या था, तो विनियमन अधिनियम था, याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, यह जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, क्यों लाया गया था समझिएगा। यह जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था साथी, जिसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, किस बोर्ड की, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था इसी समय से। ठीक है,
तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और यह जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, किस एक्ट के अंतर्गत आया था, तो आप याद रखेंगे 1773 में एक एक्ट आता है। इस एक्ट में कुछ गलत चीज़ था। इस एक्ट को पूरी तरह से सुधारने के लिए, इस एक्ट का कमियां को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें हम आगे, तो कहता है साथी, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकला कौन था? साथी जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन का जो लेवल है आज का बहुत बेहतरीन है। तो इस प्रकार से आप सभी को पूरा बेहतरीन प्रश्न और भी लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी शांत नहीं बैठेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथी कि थोड़ा सा चैनल को शेयर करते चलें ताकि और भी एस्पिरेंट्स इस आइकॉनिक एस्पिरेंट से जुड़ते चलें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। बात करेंगे साथी इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका सर एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। सर एडवर्ड्स लुटियंस एक ब्रिटिश वास्तुकार था। साथ ही इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी ब्लॉक के डिजाइन के साथ साथ इंडिया गेट, वाइसरॉय हाउस जो कि राष्ट्रपति भवन के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है, इसका भी डिजाइन इन्होंने किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आपको जानने को मिला है। आपसे पूछ दिया जाएगा इंडिया गेट का जो डिजाइनिंग किया है किसने किया है, या फिर राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइनिंग किया है यह किसने किया है, तो इस व्यक्ति को आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में नहीं है? क्या वो एलोरा का गुफा है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, कुतुब मीनार है, या फिर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है? क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आप ही के सामने है। साथ ही हम बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखें काशी विश्वनाथ जो मंदिर है साथी, यह क्या है, तो यह आपका यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एलोरा का गुफा आपका शामिल है, कुतुब मीनार आपका शामिल है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। इस सभी को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है नेक्स्ट कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गर्म स्थान है यह आपका कौन सा है साथी? आप जल्दी से बता दीजिए। यह आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी अल साथी अजीनिया लीबिया जो है यह आपका सबसे गर्म स्थान है पृथ्वी का। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है। थोड़ा यहाँ पे बात करें कि विश्व में सबसे अधिक तापमान जो है यह आपका 1922 की अगर हम बात करें 1922 में इसको मापा गया था, तो यह आपका था साथी अल अजिया, जिसमें अगर बात करें तो 57 से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित देशों में किस देश में कोई भी खनिज निषेचन नहीं है? जल्दी बता दीजिए साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिक जंगल, पर्वत, झील पाए जाते हैं, जो कि खनिज संसाधन के लिए एक क्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बात करें हम आगे तो कहता है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं? जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। यह आपका हो जाएगा साथी क्या, तो टेंगा वन। ठीक है, टेंगा वन याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका है। तो इसको आप लोग, इसका टेंगा वन नहीं होगा साथी, सॉरी, यह आपका होगा टुंड्रा वन। ठीक है, टुंड्रा वन होगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, टुंड्रा वन हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए। ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? देखिए आज का जो क्वेश्चन है सच में बहुत ही अच्छा है, यह हम आपको बता रहे हैं। जब क्वेश्चन थोड़ा सा डीप होता है तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। वहीं कभी कल का जो क्वेश्चन कुछ था उसमें थोड़ा सा डाउन था, तो हम बोले थे कि यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं साथी कि जल्दी बता दीजिए यह क्या होगा। ज्वारीय वन जो है क्या होता है? बात करें इसके बारे में तो ज्वारीय वन जो होता है साथी यह क्या होता है, तो याद रखेंगे यह आपका होगा मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन होता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि उष्ण या फिर उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले
वृक्षों और झाड़ियों के ऐसे समूह जिनके लवणीय जल को सहने को अधिक क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं साथी, तो मेगो वन कहते हैं। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है पृथ्वी के भूखंड, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है। साथ ही जल्दी से बता दें, क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी दिया गया है। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों को जो विस्तार है, इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बार बताया गया है उष्णकटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्या होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा साथी 7%। ठीक है, पृथ्वी के 7% भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वन का विस्तार है, यह आप लोग याद रखेंगे। और जहाँ तापमान और आर्द्रता सालों भर उच्च होती है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसे हम ब्राज़ील शैवाल प्रसिद्ध वन क्षेत्र के नाम से भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथी, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिएगा। प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पे साथी, ध्यान देंगे कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, जल्दी से बता दीजिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। साथ ही यह आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे संग से समझाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, बिहार की अगर बात करें तो बिहार लगभग 94.2% हजार वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के साथ गंगा नदी से 2 भागों में विभाजित है। आप सभी को पता होगा साथ ही बिहार का जो मैप है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। तो इसको बीच गंगा नदी पार करती है, जिसको ऊपर वाला भाग को उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। तो बीच इसको विभाजित कौन करता है, तो गंगा नदी करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर जो बिहार है साथी, यह आपका याद रखेंगे, यह आपका 53 पॉइंट कितना है साथी, तो 53.3 हजार वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इसका जो हम बात करें दक्षिण का, तो यह आपका 40.9% है। ठीक है, 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो इस प्रकार से डिटेल में याद रखेंगे। और मिट्टी के लक्षण, वर्णक, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार में 4 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र पहचानी गई है। सबसे पहला जोन 1 है, जिसको हम उत्तर जलोढ़ मैदान कहते हैं। जोन 2 जो है उसका हम क्या कहते हैं साथी, तो उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान कहते हैं। जोन 3 है, यह आपका दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान है। और जोन 4 जो है, यह आपका दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान है। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पूरा हम समझाने का प्रयास किए हैं कि बिहार का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हम समझा पा रहे होंगे। तो साथ ही आगे हम बात करते हैं, कहता है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। साथ ही निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आप ही के सामने है। इसका राइट आंसर जो होगा साथ ही क्या होगा, नेल्लूर हो जाएगा। नेल्लूर शहर आंध्र प्रदेश में पेना नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम श्रिम्प या फिर झींगा मछली की राजधानी कहते हैं। आप सभी को पता होगा साथ ही झींगा मछली क्या होता है, तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। इसको नेल्लूर को हम झींगा मछली की राजधानी भी कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर बात करें हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है, इसलिए इस आंध्र प्रदेश को हम झींगा मछली की राजधानी भी कहते हैं। मत्स्य यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। रोगियों की ईद यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, यह सब आप लोग याद रखेंगे। और कृष्णापदनम बंदरगाह यहाँ स्थित है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन में हम आपको कितने चीज़ बताए हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से आ सकता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। क्लास को 1-2 बार देखेगा ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझते चलिएगा। बस तैयारी कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है साथी कि भारतीय मानक समय जो है या किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा साथी 42 डिग्री 5
42.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है आपको। अब थोड़ा यहाँ पे चर्चा भी करेंगे हम, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का मानक समय जो है यह आपका इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली जो है यह क्या है साथी, तो 42.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा है, जिसको साथी अगर बात की जाए तो इसको माना जाता है, जो कि ग्रीनविच समय इसका कितना है, तो 5.5 घंटा आगे है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये सारे बात आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। यह सभी बात साथी आपको जब आप पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको यह जानकारी मिलेगा, और हम प्रयास करते हैं कि आपको यहीं पे जानकारी दे दें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग कितनी। साथ ही भारतीय जो तट रेखाएं हैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है साथी वह आपका ध्यान रखेंगे कब, लगभग यह आपका 7500 किलोमीटर के आसपास है, जो कि भारत के मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा की लंबाई आपका 7500 के आसपास है। लेकिन अगर एक्चुअल आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा साथी यह आपका 6100 के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 7500, तो आपको 7500 सही कर देना है, लेकिन एक्चुअल में आप याद रखेंगे यह आपका 7100 के आसपास होता है, जो कि साथी यह आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तट रेखा को समामित करते पर जो आता है, यह आपका पूरी तरह से अगर बात की जाए अंडमान और निकोबार को भी लेकर, तो यह आपका 7516 किलोमीटर पूरी लंबाई इसकी होती है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम बता दिए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए भारतीय तटरेखा की लंबाई, तो याद रखेंगे यह आपका 6100 होगा। ठीक है, वहीं पूछ देगा कि साथ ही पूरा संपूर्ण भारत का जिसमें अंडमान निकोबार भी सम्मिलित है, तो आप लोग याद रखेंगे 7516 किलोमीटर। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, सबसे विशाल जो समुद्र तट है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में कहाँ है साथी, क्या हुआ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर केरल है। इसका हम बात करें तो यह आपका जो होगा क्या हो जाएगा, तो साथी केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल याद रखेंगे। इसकी हम लंबाई की अगर भी बात करें तो यह आपका 13 किलोमीटर लंबा समुद्री तट चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा डिटेल में हर चीज़ बताएं, ताकि आपको आने वाला किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ भारत में सर्वाधिक भीड़ वाला समुद्री तट है साथी, और यह बंगाल की खाड़ी पर कोरोमंडल तट के पास स्थित है। यह पूरा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है ध्यान दीजिएगा, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। जल्दी बता दीजिए, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए, ज्योग्राफी का प्रश्न ये होता है, ये आज का जो प्रश्न है साथी सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और सब बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी से बता दीजिए, चुंबी घाटी जो है साथी किस राज्य में है। चुंबी घाटी जो है यह आपका हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला, एक सेकेंड साथी, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, सिक्किम जो है साथी यह आपका होगा। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे चुंबी घाटी भारत के सिक्किम राज्य में लगी। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा जो है यह भूटान और तिब्बत से भी लगता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो क्वेश्चन आपका है, हम आपको डिटेल बता रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। साथ ही हम थोड़ा आपको जो अभी ऊपर में बता रहे थे तो यह वाला हम आपको बोल दिए थे। ठीक है, चलिए तो रानीगंज जो है साथी यह संबंध है किससे, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना है कोयला क्षेत्र से। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है यह आपका कोयला क्षेत्र से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इस क्षेत्र में देश का 35% जो है साथी यह कोयला प्राप्त होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि 35% सिर्फ कोयला प्राप्त हमारे देश में अकेले कौन सा राज्य करता है या फिर कौन सा स्थान करता है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वो भी कौन, तो रानीगंज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान कीजिए, आपके सामने मिलान करना है। अब तो यहाँ पे क्या है, हजारीबाग है, नवेली है, झड़िया है, राउरकेला है। कोयला, लोहा, भूरा कोयला और अब्रक है। तो कौन कौन सा उत्पादन कहाँ कहाँ का है आपको बताना है, स्थान का नाम आपके सामने साथी यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से इसका चयन कर लीजिए।
इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बता दीजिए। यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो कहता है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाला हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाला जो हिमालय के भाग है साथी, इसको क्या कहेंगे, जल्दी बता दीजिए। आपके सामने सारा का सारा आंसर दिया गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो उसको होगा साथी असम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाला जो हिमालय के भाग को हम क्या कहेंगे, तो असम हिमालय कहेंगे, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग परसों वाला अगर क्लास देखे होंगे तो हम 100% आपको, मुझे याद है कि हम आपको बताए थे कि सह्याद्री किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहता है, और घूम फिर कर आपके पास दोबारा प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए साथी, यह किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी घाटी। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है साथी, इसका राइट आंसर होगा। हम कई बार बताए थे कि अपना जो भारत है साथी, खास करके दक्षिणतम भारत, इसको दो भागों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्र को। एक है आपका पश्चिमी घाटी, एक है आपका पूर्वी घाटी। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग तट आते हैं। ठीक है, जिसमें कोकण तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, इस प्रकार से इसमें इधर आ गया आपका पश्चिमी घाट में आपका अनेकों तट है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। लाभ के नवाचार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने ही है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथी, जल्दी बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन भी है। इसका अब बात करें तो याद रखेंगे साथी, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, तो जे.ए. शुम्पीटर। ठीक है, जो कि सन 1934 में लाभ का नवाचार सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। आप सभी को सुनकर अचरज भी लग रहा होगा कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या नाम था साथी, तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करें हम इसके बारे में, तो इस भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था, और सन 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि समझा पाएँ। क्वेश्चन कहता है, कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आप ही के सामने है, जल्दी बता दीजिए क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी 1969 से लेकर 1960 से लेकर साथी 1969, याद रखेंगे। ठीक है, योजना अवकाश वह समय या फिर वह वर्ष होता है जब हम पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश विवादित कर देते हैं, उसको योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको हम समझा दिए योजना अवकाश क्या होता है, इसका समय कब से कब था। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। जल्दी से बता दीजिए, बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई इसमें से कौन सा समिति है साथी। तो यह आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा समिति। क्या, नरसिम्हा समिति जो है यह आपका हो जाएगा साथी, याद रखेंगे। नरसिम्हा समिति की अगर हम बात करें तो यह साथी आपका 1951 ईस्वी में पहली बार नरसिम्हा समिति की स्थापना हुई थी, जिसे बैंकों में सुधार और वित्तीय समावेश पर टिप्पणी करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 1958 में दूसरी नरसिम्हा समिति की स्थापना की जाती है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि नरसिम्हा समिति की कितनी बार स्थापना हुई, 2 बार, एक बार 1951 में, एक बार 1958 में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह होगा क्या। साथी वह क्या होगा, तो वह क्या होगा जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए, गिफिन वस्तु। अब गिफिन वस्तु क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। गिफिन वस्तु वे वस्तु हैं जो किसी विलासपूर्वक वस्तुओं के नज़दीक हैं और गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इनके मूल्य उच्च सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। जब उपभोक्ता कम कमाते हैं तो उस समय ये गिफिन वस्तु नहीं खरीदे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संभावित है साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए साथी कोई भी कर अर्थात टैक्स जो है यह अदा करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यह किसके अंतर्गत होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 27 में भारतीय के साथ जो है यह क्या कहे तो विदेशी को भी प्राप्त मूल अधिकार प्राप्त हैं और यह अनुच्छेद व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के उद्देश्य के लिए कर देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान कराता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साथी आपका यहाँ पे, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हित का प्रावधान दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है अनुच्छेद में साथी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए प्रावधान की जो की गई है यह कौन सा अनुच्छेद है, आप जल्दी से इसका आंसर कर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, तो आप याद रखना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में जो है यह अल्पसंख्यकों के हित के लिए क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है। जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को जो मान्यता मिला है साथी वह किस आधार पर मिला है। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो धर्म के आधार पर, ठीक है। क्या हो जाएगा साथी, धर्म के आधार पर, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक मान्यता धर्म के और भाषा के आधार पर दी गई है। यह बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कहता है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों का व्यावर्तित संदर्भित है, किसमें संदर्भित है साथी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर मूल अधिकार या फिर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, किसमें है। अनुच्छेद 31A के अंतर्गत बताया जा रहा है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें हम इसके बारे में तो यह आपका हो जाएगा साथी मूल अधिकार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर आपका 35 तक आता है, ठीक है। यह क्या है साथी, मूल अधिकार है। इसी में अनुच्छेद 31A के अनुसार राज्य द्वारा मध्य स्थान जिसमें जमींदार आते हैं, जमींदारी व्यवस्था आती है, इस सभी का उन्मूलन से जुड़े उद्देश्य के लिए बनाई गई विधियों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में, ध्यान दीजिएगा 1991 में इसे जोड़ा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका कहता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा साथी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिएगा। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं साथी वह अपने पद पर किस आयु तक बने रहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। तो ध्यान देंगे साथी, यह आपका 62 वर्ष होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद को धारण कर सकते हैं और 15वें संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, कब हुआ था, 15वें संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति
की आयु जो होगी वह 60 वर्ष होगी। क्या होगी साथी? 60 वर्ष से क्या कर दिया गया? बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि यह 62 वर्ष जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का जो प्रावधान किया गया है, यह किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो याद रखेंगे, यह 15वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? देखिए आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही लेवल वाला है, सच बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन आज का प्रैक्टिस सेट है और मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए, यह सब जो प्रश्न है आपका लेवल वाला प्रश्न है और सच में यह बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? साथी जल्दी बताइए, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की जो परिभाषा की गई है यह किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह आपका हो जाएगा क्या साथी? अनुच्छेद 167 में। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 167 जो है, आर्टिकल 167 जो है साथी, इसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य की व राज्य के प्रशासन संबंधित और मंत्री परिषद के सभी निर्णय से राज्यपाल को सूचित करने तथा राज्यपाल के सभी जानकारी मांगने व देने, किसी भी विषय पर जिस पर मंत्री व निश्चित कर दिया है कि मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, यह सभी जो बात है यह कहाँ किया गया है? तो आपका साथी अनुच्छेद 167 में कहा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री कर्तव्यों की बात की गई है, मंत्रिपरिषद की बात की गई है और मंत्रिपरिषद और राज्यपाल में कैसा संबंध होगा, इन सभी बातों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे आप 167 में। कहता है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इजी भी है। साथ ही आप ध्यान देंगे कि भारत में राज्यों में अगर जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो ये कौन करते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि यह हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं साथी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पदार्पण अपना पद धारण करते हैं और सामान्यतः वह 5 वर्ष अपने पद पर रहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि साथ ही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक विरोध अधिनियम नहीं है? निवारक विरोध अधिनियम इसमें से कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग इसका आंसर कर दें, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर साथी? जल्दी बता दीजिए। तो याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा विनियमन जो है यह आपका है राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आतंकवादी या फिर विध्वंस गतिविधियां अधिनियम 1948, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1984 में आतंकवाद निवारण अधिनियम जो आया था यह आपको बदल कर 2002 में आया था साथी। ठीक है, 2002 में, जिसको हम पोटा कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा पोटा किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे यही आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में जो आया था इसको हम पोटा कहते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम को साथ ही निवारण निरोधन अधिनियम कहा गया है, जबकि विदेशी मुद्रा विनियमन और आपका विनारण निमोदन अधिनियम जो है यह नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह आपका राइट आंसर इस प्रकार से होगा। और जो हम परिभाषा समझाने का प्रयास किए हैं उसको भी आप लोग 1-2 बार सुन लीजिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा। कहता है यहाँ पर प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संवर्धित है। साथ ही जल्दी से बता दीजिए कि बच्चों को जो कारखानों में किस उम्र तक, पहले तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यह जो आपका अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों को जो प्रतिषेध लगाया गया था, कब लगाया गया था और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया था? तो अनुच्छेद 24 तो यहाँ कह रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी, इसमें आपका जो हो जाएगा वह क्या होगा? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध एक मूल अधिकार है, जिसके अनुसार वर्ष 14 से लेकर साथी कम उम्र के बच्चों को क्या करना है साथी? तो इसमें ऐसे कार्य करने से बचाना है और उनको कहाँ करना है? उनके विकास हो, उनका विकास हो बच्चों को, ताकि वह
एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। और उनका जो है 6 से लेकर, आप याद रखेंगे, 6 से लेकर 14 वर्ष तक उनको निःशुल्क शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसी के संदर्भ में बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियम और विनियमों में का विधियानुकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। देखिए प्रश्न जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार आपका अधिनियमों और विनियमों के का विधिमान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफर्म है कि ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान दीजिए, आप लोग को दिलवाना चाहेंगे। पहले इसका जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो भारतीय नागरिक के मूल अधिकार को। देखिए आपसे फंडामेंटल राइट जो है ये तो 12 से 35 है, समझ गए, लेकिन 12 से 35 में कितना कुछ चीज़ है जो आपसे, अगर मानकर चलिए सिर्फ आपका जो शिक्षक वाला एग्ज़ाम होगा इसमें फंडामेंटल राइट्स पे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप इसमें 10-15 भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ना, आप कितना बार भी पढ़ लेंगे तो उसमें नहीं बता पाएंगे, इतना ज़्यादा यह जटिल टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी, और यह किसी भी पीसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो थोड़ा सा आपसे अभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लें। अब हम बात करें इस पर, तो इसका चर्चा करना चाहेंगे साथी, यह क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह कहना चाह रहा है साथी कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियम और विधिनियम को, जिसमें हम कहते हैं विधि मान्यकरण का प्रावधान किया गया है। और इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जोड़ा गया था, जिसे हम 9वीं अनुसूची में शामिल करते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची जो होता है इसके लिए हम कहीं भी किसी भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में इसको अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आपका पॉलिटी का सेगमेंट खत्म हो गया है, अब आपका साथी यहाँ पे आता है ज्योग्राफी का सेगमेंट। तो जल्दी से बताते चलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथी आपका बैटरी द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैटरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करें आगे तो कहता है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने हम रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथी, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। अब बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दें। इसका राइट आंसर आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, निम्न सामान्यता के कारण। ठीक है, निम्न सामान्यता के कारण बादल जो है यह पानी के नन्हे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका घनत्व बहुत कम होता है। और इसी वजह से साथी बादल जो होते हैं हल्के होते हैं और वह तैरते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है शब्द, ध्यान दीजिएगा, शब्द इनोशेलेशन, जिसको मतलब होता है आपतन, का अर्थ क्या है। जल्दी से बता दीजिए साथी कि शब्द आपतन का अर्थ क्या है, या फिर इनोशेलेंस का मतलब क्या है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो आपतित सौर विकिरण। ठीक है, आपतित सौर विकिरण क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। इनोशेलेंस का मतलब आप सभी को बता दिया गया है, जो कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साथी। ठीक है, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है। निम्न में से किस अभिक्रिया को रक्त के द्वारा शुद्धिकरण किया जा रहा है, जल्दी बता दीजिए। आपका बायोलॉजी का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका डायलिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका डायलिसिस हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कोलाइडी बिलियन में उपस्थित सूक्ष्म कण को पराग झिल्ली के मध्य से
पृथक करता है उसको हम डायलिसिस कहते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न है आपका, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों में संयोजित होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है साथी आपका क्या, जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका आयन मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयन मंडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? यदि बर्फ को 0 डिग्री पर रखा जाए साथी तो उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा साथी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करती है? साथ ही जल्दी बता दीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका साथी क्या होना चाहिए? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में अनैच्छिक उपापचय क्रियाओं के लिए यह उत्तरदायी होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? जल्दी बता दीजिए साथी, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह आपका हो जाएगा साथी यंत्रिका। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी? तंत्रिका हो जाएगा, समझ आएंगे। तंत्रिका हो जाएगा। तंत्रिका एवं मांसपेशियों में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। और कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका समसूत्री और अर्धसूत्री प्रक्रिया के द्वारा विभाजन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी है साथी? शब्दों पे गौर करना है, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। और एग्जाम में भी आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, तो प्रश्न जो पूछ रहा है उसके शब्दों पे कंसंट्रेट करना है, तभी आपको कोई चीज़ पढ़ा हुआ याद आएगा। तो जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका साथी अंगनाशय। ठीक है, अंगनाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न कहता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है? प्रश्न आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है। क्या होना चाहिए? जल्दी बता दीजिए। इसका हो जाएगा एल्जाइमर रोग जो होता है साथी, यह आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न कहता है आपका, ध्यान देंगे कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बहुत बार बताया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? साथ ही जल्दी बता दीजिए। इसका बहुत बार आपका यह डिस्कस किया गया है इस प्रश्न पे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी आपका कलकत्ता। आप सभी को पता होगा कि कलकत्ता जो था यह दिल्ली से पहले राजधानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। और दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि 1905 में क्या आता है? बंगाल विभाजन एक्ट आता है, कानून आता है, जिसको रद्द किया जाता है। दिल्ली दरबार याद रखें कब? तो साथी 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगता है, हाँ या ना? लगता है। तो इसी दिल्ली दरबार में साथी क्या किया जाता है? इसे दिल्ली को क्या किया जाता है? नया राजधानी भारत की बनाई जाती है। ठीक है, कोई समस्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? इजी क्वेश्चन है, कई बार बताया गया है कि साथी असहयोग आंदोलन जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा था, इसको वापस गांधी जी के द्वारा क्यों लिया गया था और इसका विरोध कितने नेता लोग किए थे, ये सब बात बताया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्या होना चाहिए साथी इसका राइट आंसर? ध्यान देंगे, यह आपका चौड़ी चौड़ा जो गांव में सत्याग्रही ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिस वजह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस वजह से गांधी जी को दुख हुआ था और साथ ही वह असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं। इस वजह से गांधी जी के इस फैसले से साथ ही बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे आंदोलनकारी नेता जो थे वह भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। क्यों किया गया है साथी और क्या किया गया है, उससे पहले आप आंसर दे दें, फिर हम आपको समझाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका साथी,
ध्यान देंगे क्या होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी जियोसिक्लाइन जो है यह आपका राइट आंसर होगा। एक मैदान अपेक्षाकृत समतल भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है साथी, और मैदान जो होता है यह पृथ्वी का प्रमुख भूभाग आकृति या फिर भूमि के प्रकारों में से एक होता है। इस प्रकार से आप समझेंगे, और पृथ्वी की लगभग 55% भूमि की सतह पर मैदान है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो है यह मैदान है, तो साथ ही याद रखेंगे लगभग 55%। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी साथी, तो यह आप क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ठीक है साथी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1906 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1906 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी किए थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि नवजीत एवं इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र था, यह भी साथी याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कितना चीज़ बताए हैं आपको, 4 क्वेश्चन बताए हैं। पहला फिनिक्स के बारे में, दूसरा आपको टॉलस्टॉय फार्म के बारे में, तीसरा नवजीत के और इंडियन ओपिनियन 2 समाचार पत्र के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कांग्रेस के 1916 के ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था। साथ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए यह आप बता दीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका राइट आंसर होगा साथी मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। अब बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में साथी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। मुख्य बातें, कांग्रेस मताधिकार को मानते हुए साथ ही मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई थी। तो ये सारे बात आप लोग याद रखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन साथी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, इस पर आप लोग ज़्यादा देर नहीं कीजिए, जल्दी से कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही यह आपका क्या वह मार्च में हुआ था, अगस्त में हुआ था, सितंबर या फिर साथ ही जनवरी में हुआ था। ध्यान देंगे यह कब हुआ था, तो यह आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया गया था, आह्वान किया गया था, जिसमें डू एंड डाई की बात भी कही गई थी, करो या मरो की नारा भी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस मक्कार व्यक्ति को कौन नहीं जानता होगा, इस गद्दार व्यक्ति को, इस कपटी व्यक्ति को कौन नहीं जानता होगा। साथ ही जल्दी बता दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन भी दे दिए हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारतीय को इसका ऑप्शन देना चाहिए। सब लोग जानते होंगे कि यह जो व्यक्ति था यह जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है, एक गद्दार, एक डरपोक व्यक्ति था, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को साथी क्या करता है, तो निहत्थे सभी भारतीयों पर, उसमें बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी थे, उस पर क्या करता है साथी, तो बिना वार्निंग के गोलियां चलवा देता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। जल्दी बता दीजिए साथी, मीठे पानी की झील कौन सी है। कई बार बताया गया है आप सभी को कि साथी बुलर जो झील है यह क्या है, तो जम्मू और कश्मीर में है, जो कि मीठे पानी के झील के लिए काफ़ी प्रसिद्ध झील है, साथ ही याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है प्रश्न आपका कि इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। प्रश्न बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन जो है साथी आपको आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सच बता रहे हैं। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछता है तो 100% आप सभी को साथ ही सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और हर भारतीयों को कहीं ना कहीं जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में हो तो भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको देश का राजनीति, देश की इतिहास, ये सब पढ़ना चाहिए। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा साथी वो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इकबाल जिंदाबाद नारे का सृजन किया गया था, याद रखेंगे। और भगत सिंह और
उनके अनेक साथियों के द्वारा इस नारे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछ दिया जाए कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो इकबाल जिंदाबाद था यह तो बोली गई थी, लेकिन इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। तो दो बात यहाँ से आपका कंफर्म बनता है, आप इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बात करें तो और भी प्रमुख है साथी, जिसमें आपका यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या कहा था? तो कहा था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद जय सिंह का नारा दिया गया था। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? घनत्व कम साथी, इसमें सबसे कम किसका है? तो शनि का है। ठीक है, शनि का है, याद रखेंगे। इसका घनत्व कितना है? तो साथी यह आपका 5.5 किग्रा प्रति घनत्व सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें आगे, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषण नहीं है? जल्दी बता दीजिए, द्वितीयक प्रदूषण इसमें से कौन नहीं है? साथ ही यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह आपका द्वितीयक प्रदूषण नहीं है। ऐसे प्रदूषण जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं उसको हम प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं, याद रखेंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषण है, जबकि ओजोन, स्मॉग और PNN द्वितीयक प्रदूषण है। ठीक है, ये सभी जो है यह आपका द्वितीयक प्रदूषण है। ठीक है, बढ़िए आगे, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से यहाँ पे आप सभी लोग प्रश्न को देखें, ऑप्शन को देखें और अपना आंसर दे दीजिए कि सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है। साथ ही यह आपका हो जाएगा क्या? तो पेरियार जो थे साथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका क्या है? तो हुंगल। यह बिल्कुल गलत है और यह बिल्कुल असत्य है। ठीक है, पेरियार जो थे साथी यह समाज सुधार व्यक्ति थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दक्षिण भारत की ओर आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पेरियार। अगर हम बात करें पेरियार के नाम से तो यहाँ पे आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और भी आ रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको चर्चा करना चाहेंगे, अभी हमें याद आ गया अचानक, तो ध्यान दीजिएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह क्या है साथी? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हम पेरियार नाम आया यहाँ पे तो हम उनके बारे में चर्चा कर दिए, जो कि आप देखेंगे जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में आप पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन आता है, जिसमें पेरियार का प्रमुख योगदान रहता है। साथ ही इसमें आपका ज्योतिबा फुले का योगदान रहता है, भीमराव अंबेडकर का योगदान रहता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा पेरियार के संदर्भ में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पेरियार। आगे हम बात करें साथी, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड के सहायता से उत्तर चुनिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूची आपका 1 और 2 है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए और यहाँ पे कोड के माध्यम से अपना आंसर भी देते चलिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका साथी? यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, खनिज है। खनिज जो है यह आपका समाप्त होने योग्य है। खनिज जो है यह क्या होने है? तो समाप्त होने योग्य है। साथ ही सौर ऊर्जा जो है असमाप्त होने योग्य है। इसका राइट आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा। वायु गैस जो है यह क्या है? तो मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको पता होगा। और वन अवरोपण है, यह वर्षा है। तो इस प्रकार से सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कैसे वृद्धि होती है साथी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? साथ ही यह आपका हो जाएगा कौन है? तो यह आपका लाइकेन है। लाइकेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोच्च है? जल्दी से बता दीजिए, ऊर्जा स्रोत में साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोच्च कौन है? तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सौर सेल। ठीक है, सौर सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे, किंतु साथ ही सौर का प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिर से आपका सूची 1 2 आ गया है, जल्दी जल्दी सम्मिलित करते चलिए और कुट की सहायता से इसका उत्तर भी देते चलिए। कुट की सहायता से यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देख लिए होंगे, अब चलिए कुट की सहायता से उत्तर दे दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो क्या होना चाहिए? जल्दी बता दीजिए। यह
आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मिलान कर लेंगे, PDF आपको मिल जाएगा, सही मिलान कर लीजिएगा कि कौन कौन इसका सही सम्मिलित होगा। ध्यान देंगे, कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है साथी? तो यह आपका होगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको कल बताए थे कि पारिस्थितिक शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, यह आपको कमेंट में बताना है। कल हम अच्छे ढंग से बताए थे। ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है। चलिए बताइए साथी, कुट की सहायता से नहीं है, आपको सही सम्मिलित यहाँ करना है। ध्यान देंगे, यह आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे, जो कि पारिस्थितिक तंत्र है। यह बिल्कुल सही है। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र जो है यह क्या पर्यावरण से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और 1935 ईस्वी में AG टास्के द्वारा सबसे पहला साथी इसको प्रस्तावित किया गया था कि हरे पौधे को पारिस्थितिक तंत्र का आधार कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो AG टांसेल के द्वारा। कब कहा गया था? 1935 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका अंतिम है और इम्पॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन संबंधित है। जल्दी बताइए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर हम अभी जल्दी नहीं देंगे, आपसे पूछना है क्या होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप लोग जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस आंदोलन के बारे में बेहतरीन जानकारी आपको देना होगा। तो जल्दी बताइए यह साथी क्या होना चाहिए? यह आपका पादप संरक्षण से होना चाहिए। साथ ही याद रखेंगे, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, अर्थात यह जो आंदोलन था यह पर्यावरण संरक्षण के लिए था। याद रखना है आप सभी को। और यह इनका जो आंदोलन का नेतृत्व किए थे, किसने किया था? तो याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, कब यह हुआ था? तो याद रखना है आपको, यह जो घटना हुआ था साथी, यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिए। कोई समस्या अब मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। और इस प्रकार से आपका सेट नंबर 6 जो है यह समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप सभी से विनती है कि आप लोग सेशन को थोड़ा शेयर करते चलें, ताकि साथ ही अपना परिवार बड़ा होता चले और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेते आएँ। हम जल्द ही साथ ही आपके लिए पूरा शिक्षक भर्ती का एक सिलेबस बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं, जल्द ही आप सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही आपको बता दिए हैं, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि किसी भी साथी को इस रंजीत IAS सर का बुक चाहिए पूरा बेहतरीन ढंग से, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप प्लीज़, जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको मिल रहा हो तो PDF उनको टेलीग्राम पे भी हम सेंड करवा रहे हैं। जिनको मार्केट में नहीं मिल रहा है उनसे हम बताना चाहेंगे कि वो हमारे चैनल पर जाके ज्वाइन बटन से ज्वाइन करें, और उनको हम व्हाट्सअप नंबर एक दे देंगे, उस पर वो स्क्रीनशॉट भेज दें, हम उनको व्हाट्सएप पे सारा बुक सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आपको बता दिया गया है सब कुछ, कितना कितना परचेस रेट है, तो आप लोग कर लीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।